जय हिंद साथियों, स्टडी यूसम के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मौलिक अधिकार का एक पार्ट, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को समानता का अधिकार मतलब राइट टू इक्वालिटी के बारे में एकदम डिटेल से समझा दिया था। इस वीडियो में हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे में समझेंगे कि आखिर हमारा भारतीय संविधान हम लोगों को किस किस प्रकार का स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन एकदम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला आप लोगों को पता है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था कि मौलिक अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जिसको ना तो हमारा सरकार छीन सकती है और ना ही हमारा कोई पब्लिक छीन सकता है। ठीक है, और ये जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हम लोग को किसी संस्था या किसी कंपनी के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं वो हम लोगों को हमारे संविधान के द्वारा मिलता है। क्लियर? हालांकि कई बार ऐसे देश के सामने विपरीत परिस्थितियां होती है जहां पर मौलिक अधिकारों को जो है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन फिर बाद में उसको बहाल कर भी दिया जाता है। देखिए, तो आज उसी में से हम लोग एक पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता है कि पिछले वीडियो में जब मैं आपको बताया था राइट टू इक्वालिटी मतलब स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तो मैंने उसमें आप लोग को बताया था कि हमारा जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है वह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, मतलब आर्टिकल 12 to 35 तक की गई है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 समझा दिया था, और आज हम लोग इस वीडियो में 19 से लेकर के 22 तक चर्चा करेंगे और बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात, आखिर हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है कि हम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 मतलब आर्टिकल 19 कहता है कि हम लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब हम लोगों को भाषण देने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन सा अधिकार है, उसके बाद समझेंगे कि कब कब हम लोग उस अधिकार को जो है वो मिसयूज नहीं कर सकते हैं, और इन सभी चीजों के बारे में भी हमारे भारतीय संविधान में बताया गया है। क्लियर? देखिए, अनुच्छेद 19 को जो है ना वो टोटली 7 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये अभी जो है वो हम यहाँ पर 7 लिखे हैं, 7 तो अभी फिलहाल नहीं है, अभी 6 ही है, लेकिन इसमें से जो संपत्ति है मतलब जिसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं, इसको हटा दिया गया था। अब कब हटाया गया था इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, सबसे पहला अनुच्छेद 19 का जो पहला पार्ट है, मतलब अनुच्छेद 19 का जो का भाग है हम लोग कह सकते हैं, उसमें हम लोग के अभिव्यक्ति की आजादी मतलब राइट, हम लोग के पास जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब हम लोग का भाषण देने के अधिकार के बारे में बताया गया। क्लियर? अब इसके तहत जो है वो हम लोग को क्या क्या यहाँ पर मिला हुआ है अधिकार, तो इसके तहत हम लोगों को बोलने का अधिकार मिला है। कौन सा अधिकार मिला है? तो बोलने का अधिकार मिला, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग मौन धारण कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं बोलने का अधिकार का मतलब क्या, जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम हमारे मन में क्या क्या बातें हैं, हम किसका विरोध करना चाहते हैं, किसका सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे मन में जो जो बातें होंगी वो सभी बातों को हम एक्सप्रेस करने का अधिकार मतलब दूसरे के सामने रखने का अधिकार जो होगा वो हमारा भारतीय संविधान हमको देता है। ठीक ना, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो यह अभिव्यक्ति की आजादी, उसके अंदर फिर मौन, जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर मर गए, ठीक है, तो मर गए तो हम लोग जैसे मान लेते हैं कि कई बार कुछ दिन पहले जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी में रहते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, बहुत बार मौन धारण कर लेते हैं 1 मिनट या 2 मिनट के लिए। तो मौन धारण कर लेंगे इसका मतलब वो थोड़ी लौट के थोड़ी ना जाएंगे, मतलब उनके प्रति हम लोग रिस्पेक्ट दिखाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि मौन धारण करने से जो होता है हम लोग अपने आप का एक विरोध को दर्ज करवाते हैं कि हम लोग मौन धारण कर लिए, आज कुछ नहीं बोलेंगे, और सरकार को जो होता है वो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी इस नीतियों का विरोध हम लोग कर रहे हैं। या फिर कई बार आप लोग देखते होंगे कि लोग जो है वो काली पट्टी बांध लेते हैं आँख के ऊपर, ठीक है, उस तरीके से जो होता है वो विरोध करते हैं। तो ये एक विरोध करने का तरीका है। उसके बाद हम लोग कई बार जो होता है वो पुतला फूंक सकते हैं। कई सारे नेताओं का आप लोग देखते होंगे अक्सर कि जैसे मोदी जी अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनके पुतला को ला करके फूंक दिया गया, अगर कोई मुख्यमंत्री गलत काम कर रहे हैं तो उनके पुतला को ला करके फूंक दिया गया, कोई मंत्री अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनके पुतला को ला करके फूंक दिया गया। तो पुतला फूंक रहे होते हैं वहां पर उस आदमी को नहीं जला देते हम लोग उनके पुतला को फूंक देते हैं, मतलब पुआल घास वगैरह को बना के ऊपर में फोटो मुंह में चिपका के फिर उसको जला देते हैं। मतलब किस लिए? ताकि हम जो है वो विरोध दर्ज कर रहे हैं, ठीक ना, कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसके हम अगेंस्ट हैं, आप जो है वो ये काम जो कर रहे हैं वो हमको पसंद नहीं है। ठीक है, तो वैसे परिस्थिति में हम लोग पुतला भी जला सकते हैं। ये हम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। इसी के अंतर्गत जो है वो मीडिया आती है। अब आप लोग मीडिया को अक्सर लोग जो होता है ना, जब भी भारत में कुछ ऐसा विवाद होता है जिसमें से एक बहुत बड़ा समूह जो होता है वो अभिव्यक्ति की आजादी मतलब राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो होता है वो देश को तोड़ना चाहता है। मीडिया भी इसमें जो है वो अपना एक उतना ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, ये भी तो मीडिया का तो खैर कहना ही क्या है, इसलिए 142 नंबर में पूरे भारत में आती है। आप लोग देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत का ही केस में आप लोग देखे होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को मीडिया ने इस तरीके से कभी उनको ड्रग घोषित लेने वाला घोषित करवा दिया,
कभी रिया चक्रवर्ती को काला जादू कर दिया, तो जादू कर दिया, टोना कर दिया, तो कभी उनका जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो है वो मीडिया जो है वो अभी के टाइम में इतना भारत में दुष्प्रचार चला रही है। इस मीडिया को ना तो रोजगार के बारे में कुछ पता होता है, ना तो शिक्षा के बारे में इसको कुछ करना होता है। बस इन लोगों को चुनाव है, धर्म है, ये है, वो है। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये मीडिया भी जो है वो भारत में एक विष घोलने का काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, अभी आप देख सकते हैं कि जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो वो लोग जो है वो क्या करते हैं, अजब अजब तरीके का गाना, अजब अजब तरीके का वीडियो को अजब अजब तरीके से अश्लीलता को फैला रहे हैं, जो सारा का सारा वो लोग जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ही करते हैं। हालांकि केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड को इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो भी जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ही जो होता है उन लोगों को छूट दे देता है। तो खैर ये सारी चीज़ें भी जो है वो गलत है समाज के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आरटीआई का। आरटीआई क्या था, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब हम लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में जानने का अधिकार होता है, ये संविधान हम लोगों को देता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे घर के पास अगर कोई एक बहुत बड़ा ब्रिज चल रहा है, ठीक ना, और हमको बन रहा है, कंस्ट्रक्शन अगर उसका चल रहा है और हमको अगर लग रहा है कि उसका जो टेंडर है वो ज़्यादा का है और ठेकेदार जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, पैसा को बचा ले रहा है, ठीक है, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना फंड आया इस साल में, ठीक ना, वित्तीय वर्ष जो भी है उसमें से, तो हम इसके लिए जानकारी मांग सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को कब लाया गया था, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट था उसको 2005 में लाया गया था। कब लाया गया था, 2005 में, ध्यान रखिएगा। आरटीआई को 2005 में लाया गया था, एक बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आरटीआई कर करके हम लोग किसी भी तरीके का जानकारी को हम लोग गवर्नमेंट से जो है वो ऑफिशियली तौर पर मांग सकते हैं और गवर्नमेंट होगा वो हम लोग को देगी। लेकिन इसमें से एक चीज है कि आप सुरक्षा से रिलेटेड किसी भी तरह का जो है वो आरटीआई नहीं लगा सकते। जैसे अब कुछ दिन पहले भारत में राफेल आया, अब आरटीआई लगा करके आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि राफेल में कौन कौन सा वेपन लगाया गया है, कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीज को आप नहीं पूछ सकते हैं। जो नॉर्मली जो चीजें होती है उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है, जैसे मान लेते हैं कि जब आरटीआई लगाते हैं तो नॉर्मली जो आपको जो जवाब मिलेगा वो लगभग 1 महीने के अंदर आपको जो होगा वो आरटीआई अगर आप लगाते हैं तो 1 महीने के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी जब बहुत बड़े मुद्दे होते हैं तो वैसे परिस्थिति में 24 घंटे के अंदर आरटीआई जब आप लगाइएगा तो 24 घंटे के अंदर जवाब देना होता है। तो वो कुछ बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, वैसे नॉर्मली वैसा होता नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम लोग झंडा फहराने का भी जो काम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया मैच जीत गया, तो इंडिया मैच जीत गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग झंडा फहराते हैं और हम लोग उसमें से जश्न मनाते हैं। जैसे भी आप लोग देखे होंगे कि जब ओलंपिक में जब हम लोग के यहाँ जब गोल्ड आया तो लोगों ने क्या किया, झंडा फहराया। जब इंडिया मैच जाता है तो लोग झंडा फहराते हैं। तो इन सभी जगहों पर हम लोग को झंडा फहराने का जो अधिकार देता है, मतलब हम लोग झंडा क्यों फहरा रहे हैं, हम लोग अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, हम लोग अपना एक्सप्रेशन को जाहिर कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को करने का जो अधिकार देता है हम लोग को अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अच्छा, झंडा फहराने की अगर बात आई तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पहले 2004 के पहले जो है ना, वो जो गैर सरकारी संस्थान है, मतलब जो प्राइवेट संस्थान है, वहाँ पर जो है ना वो झंडा फहराने का पहले अनुमति नहीं था भारत सरकार की ओर से, ठीक है। मतलब 2004 के पहले जो तिरंगा झंडा होता था सिर्फ वो वैसे ही जगहों पर फहराया जाता था जो कोई ना कोई सरकारी संस्थान हो। जैसे देखिए सरकारी स्कूल, ब्लॉक हो गया, या फिर जो जिला वगैरह होता है वहाँ पर, या फिर जो कोर्ट वगैरह होता है वहाँ पर, मतलब जो सरकारी संस्था है सिर्फ वहीं पर जो होता था वो झंडा को फहराने का अधिकार होता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आप लोग जो है ना वो नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो मैं आप लोग को बताता हूँ नवीन जिंदल के बारे में। किनके बारे में, नवीन जिंदल, ठीक है। अब देखिए ये जो नवीन जिंदल हैं वो कौन थे, ये कांग्रेस से जो है ना वो एमपी रह चुके हैं और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय में ये जो है वो मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। नवीन जिंदल जब आप दिल्ली जाइएगा तो वहां पर इनका घर है दिल्ली में, और वहां पर इनकी बहुत सारी फैक्ट्री वगैरह भी चलती है, ठीक है। तो नवीन जिंदल एक बार क्या किए थे कि अपने फैक्ट्री के ऊपर इन्होंने तिरंगा झंडा को लगाया था, ठीक है। और उसके बाद सरकार इसके ऊपर केस कर दी और बोली कि आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि तिरंगा झंडा को सिर्फ गैर सरकारी संस्थानों पर नहीं फहरा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसको सरकारी संस्थानों पर फहरा सकते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो जिंदल परिवार थे, ठीक ना, जो नवीन जिंदल थे, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत के ऊपर केस किया और सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो इसका जो फैसला आया था वो 24 जनवरी 2004 को आया था। कब आया था, 24 जनवरी 2004 को इसका फैसला आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि नहीं, झंडा फहराने का जो अधिकार है वो हर भारतीयों को होना चाहिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट हम लोग उस झंडे को फहरा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपमान के साथ झंडा को फहराएंगे। और उसी दिन से 24 जनवरी 2004 को नवीन जिंदल मतलब जिंदल परिवार के प्रयासों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि नहीं, झंडा हम लोग सभी लोग फहरा सकते हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान हो, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट में हो, कहीं पर भी हम लोग फहरा सकते हैं उसको। और 24 जनवरी को यह आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। और उसके बाद 26 जनवरी 2004 से जो है वो झंडा को फहराना जो हो गया वो पूरे देश में प्राइवेट संस्थानों में भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर।
चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि बोलने की अनुमति में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस करना चाहेंगे। आप लोग को पता है कि अभी जो CJI हम लोग का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, वो है ऐसे बोर्ड है। कोरोना के टाइम में आप लोग देखे होंगे कि एक बार ना वो कहीं घूमने के लिए गए थे और उस समय एक बीजेपी के एक नेता थे, उनका एक बाइक था 50 लाख रुपए का, ठीक है। उनके ऊपर बैठ के और फोटो खिंचवाए थे, ना तो उनमें हेलमेट था, ना तो कोई मास्क था, ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग था, ठीक है। और उस स्थिति में हम लोगों के एक बहुत ही बड़े जज हैं, ठीक ना, जिनका नाम है बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम है प्रशांत भूषण। और प्रशांत भूषण सर ने उस समय एक ट्वीट लिखे थे ऐसे बोर्ड के खिलाफ, अपने मतलब ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक ट्वीट किया था कि देखिए ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये जो है वो कोरोना के टाइम में इतना पैसा के बाइक पर बीजेपी के नेता के बाइक पर घूम रहे हैं, ना तो मास्क है ना तो हेलमेट है। और उनके बाद जो है वो प्रशांत भूषण को बुरा लगवाना पड़ा उन लोगों को, CJI जो ऐसे बोले थे उनको। जज लोग बोले कि अरे अब मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ ये बगावत जैसी वाली बात हो गई। जजों ने कहा प्रशांत भूषण सर से कि आप माफी मांग लीजिए या तो आप अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद प्रशांत भूषण सर ने सीधा ने कहा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर हमको चाहता है कि हमको इस वक्तव्य में अगर थोड़ा सा झुका देंगे तो हम झुकने वाले नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना वक्त जाया कर रहा है। और लास्ट में जो हम लोग के प्रशांत भूषण सर हैं उनके ऊपर 5 जज पड़े थे ताकि इनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो फंसाया जाए, ठीक है, और उनको जो है वो एक दोषी करार दिया जाए। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को अपना इज्जत बचाना पड़ा और दोषी करार देते हुए मात्र पता है आप लोगों को कि प्रशांत भूषण सर को मात्र कितना फाइन देना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया फाइन देना पड़ा। और सिर्फ 1 रुपया फाइन दे करके ही जो है ना वो प्रशांत भूषण सर को जो है वो छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर कितना सारा चीज है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो 19 है उसको, आर्टिकल 19 को जो है वो हमारे भारतीय संविधान का बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब हमारे भारतीय संविधान का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। जैसे समझिए, अगर आपके रीढ़ की हड्डी को अगर हम तोड़ दें पीछे से तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर आपका खड़ा नहीं रह पाएगा, गिर जाएगा, झुक जाएगा आगे की तरफ, पीछे की तरफ, बाएं दाएं कहीं भी झुक जाएगा। उसी तरीके से अनुच्छेद जो हम लोग का जो 19 है, मतलब जो आर्टिकल 19 है, वो इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन कहा जाता है, मतलब रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं कि आखिर 19 का पहला भाग समझ में आ गया, 19 का दूसरा भाग समझते हैं तो इसमें से सभा करने की बात होगी। जैसे देखिए सभा मतलब क्या, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र का। मतलब जैसे देखिए हम मान लेते हैं कि पंचायत कर रहे हैं, 2 गुट के लोग पंचायत कर रहे हैं और पूरा गोली बंदूक तलवार भाला सब लेके आए हैं, अब पता चला कि तलवार में कुछ विवाद हो गया और फिर मारा काट वहीं पे चालू हो गया। तो ऐसा नहीं, सभा कर सकते हैं लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र के सभा कर सकते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से सब सभा कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें से कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि सर आखिर सभा कर सकते हैं तो जो सिख धर्म के लोग होते हैं उन लोग जो कृपान आप लोग देखे होंगे, सिख धर्म के लोग ना कमर में कृपान रखते हैं इतना बड़ा, ठीक है। तो उन लोगों को लगता है कि सर जब वो लोग सभा करते हैं तो वो लोग क्यों अस्त्र शस्त्र लेके जाते हैं, ठीक है। तो जब हम आप लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार में, तो उसमें यह कहा गया है कि धर्म के अनुसार हम लोग जो हमारा धर्म है उसके अनुसार हम लोग जो है वो अपने अस्त्र और शस्त्र का जो है वो उपयोग कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है, वो एक्चुअली धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उन लोगों को, और जिसके तहत जो है वो लोग जो होते हैं वो वहां पर वो कृपान को रखते हैं, ठीक है। आप लोग बैंक भी जब जाते होंगे देखते होंगे वहां पर गेट पर लिखा होता है कि बैंक में जो है वो किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र को लाना अलाउ नहीं होता है। लेकिन ये जो रूल होता है वो सिखों की 6 इंच के कृपान के ऊपर जो होता है वो लागू नहीं होता है। मतलब 6 इंच तक के कृपान वो बैंक के अंदर ले जा सकते हैं, 6 इंच से बड़ा वो ले नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद होगा कि संगठन मतलब एसोसिएशन बना सकते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हम कुछ अभिव्यक्ति किए, हम किसी तरह का अपना विचार रखें, ठीक है। अब विचार रखेंगे तो लोगों को क्या होगा, पसंद आएगा, ठीक है। और जब पसंद आएगा तो मतलब भीड़ जमा हो जाएगी, और जब भीड़ जमा हो जाएगी तो मतलब एक सभा का रूप ले लेगी कि नहीं लेगी, सभा का रूप ले लेगी। देखिए सब एक से एक जुड़ा हुआ है। जब सभा का रूप ले लेगी तो हम लोग उसमें एक संगठन बना सकते हैं, अपना हम लोग एसोसिएशन बना सकते हैं। और जब एसोसिएशन बना लेंगे तो एसोसिएशन बनाने के बाद हमारा एसोसिएशन क्या करेगा, फ्रीली मूव कर सकता है, हर जगह हम लोग अपने का प्रचार कर सकते हैं, हमारा एसोसिएशन ये है, ऐसे है, वैसे है करके। और लास्ट में फिर क्या होगा, जब एसोसिएशन बन जाएगा तो हम लोग कहीं पर निवास भी कर सकते हैं उसके बाद। और बसने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं पर भी हम लोग जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं। ये पहले एक्सेप्शनल था जम्मू कश्मीर में कि ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से वहां से आर्टिकल 370 मतलब धारा 370 को हटाया गया है 5 अगस्त 2019 को, तब से वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, वहां पर भी अब भारत के किसी भी कोने के लोग जो होगा वो बस सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक था कि संपत्ति का अधिकार, जो मतलब जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो था वो पहले संपत्ति का अधिकार था, ठीक। संपत्ति का जो अधिकार जो था वो पहले हम लोग का मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। एक्चुअली इसके साथ दिक्कत यह था संपत्ति के अधिकार के पास ना, कि जैसे देखिए मान लेते हैं कि इसको शुरू में मौलिक अधिकार बनाया गया, लेकिन बाद में सरकार को ना इसको हटा दिया, ठीक है। हटाया इसको इसलिए क्योंकि देखिए मान लेते हैं
कि कहीं से अगर रेलवे ट्रैक गुजर रही है, ठीक है, या फिर कहीं से मान लेते हैं कि अगर एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, अब मान लेते हैं रेलवे ट्रैक कहीं अगर गुजर रही है और अगर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से मान लेते हैं रेलवे लाइन अगर सीधा आई, ठीक, तो बीच में मान लेते हैं कि मेरा जमीन है, गवर्नमेंट कह रही है कि सारा जमीन हमको दे दो, हम यहाँ से रेलवे का ट्रैक लेके जाएंगे और बीच में मेरा 1-2 कट्ठा का जमीन है, हम बोलेंगे कि नहीं देंगे, बोलेंगे अपना तुम रेलवे ट्रैक को घुमा कर ले जाओ। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उतना दूर से रेलवे ट्रेन सीधा सीधा आ रहा था और हमारे जमीन के पास वो उस ट्रैक को घुमाया जा सकता है? क्या नहीं घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए लोगों को इस तरीके का बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता था और लास्ट में मोरारजी देसाई जो थे, कौन थे? मोरारजी देसाई जो थे, वो भारत के जो थे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में। और मोरारजी देसाई ने जो है वो 44वां संविधान संशोधन कर करके भारतीय संविधान से जो संपत्ति का अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटा करके उसको जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक ना। हालांकि मोरारजी देसाई ने देश को जहां तक चौपट ही किए, लेकिन वो चलो ये अच्छा काम करके गए हैं। यहाँ पर एक संचरण मतलब घूमने की स्वतंत्रता थी। तो देखिए, घूमने की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप कहीं पर भी नहीं घूम सकते हैं, आपके लिए कुछ जगह जो है वो बैन है। जैसे अब मान लेते हैं कि भारत और चाइना के साथ अगर युद्ध होता है और अगर आप कहिए कि गलवान वाला जगह में या तो जम्मू कश्मीर में कुछ एरिया है जहां पर हम जाके घूम सकते हैं, तो आप वैसे जगह पर नहीं घूम सकते हैं, ठीक ना। अभी बताएंगे कि कौन कौन सा चीज़ वहां पर नहीं करने के लिए मिलेगा। या फिर यहाँ पर आपको घूमने की स्वतंत्रता है, फ्रीली मूव करने की स्वतंत्रता है। तो आप ऐसा नहीं कि किसी का बेडरूम में जाके आप घुस जाइएगा और वहाँ पर आप कहिएगा कि हमको यहाँ पर घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो रात में दिन में मतलब वहाँ पर भी मतलब दूसरे का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो होगा व्यापार और वाणिज्य, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स करने की का हम लोग को स्वतंत्रता है। मतलब हम लोग जिस तरीके का बिजनेस चाहें, अगर आपको हमारे तरह पढ़ाना है तो पढ़ा सकते हैं, अगर आपको दुकानदार बनना है तो दुकानदार बन सकते हैं, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बनना है तो वकील बन सकते हैं। मतलब आपको जो काम पसंद है आप उस काम को कर सकते हैं बेझिझक कि हमारा भारतीय संविधान हम लोग को अधिकार देता है। तो चलिए एक बार रिव्यू लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब कुछ बोल सकते हैं। अब जब बोलेंगे और मान लीजिए अगर हम अच्छा बोलते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे और जब बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगी? सभा बन जाएगी, है ना, सभा हो जाएगी। जब सभा होगी तो हम लोग क्या होगा? एक संगठन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक संगठन बनाएंगे। जब संगठन बन जाएगा तो हम लोग कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हैं कि नहीं जाएंगे? घूमने के लिए जा सकते हैं। जब घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि घूमने के लिए, मान लिया अगर हम कहीं चल गए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम अभी दिल्ली चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है, या अगर हम मुंबई चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है, या फिर अगर हम पटना चले गए, बेंगलोर चलेंगे घूमने के लिए, और अगर हमको वहाँ पर पसंद आ गया कि नहीं हमको यहीं पर रहना है, हमको यहाँ का जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ, तो वहाँ पर निवास भी कर सकते हैं और बस भी सकते हैं, ठीक है। अब जब निवास करेंगे और बस जाएंगे तो वहाँ पर कैसे बसेंगे? जब कुछ संपत्ति खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे तब ना। तो उसके बाद संपत्ति हम लोग खरीद लिए, और जब संपत्ति खरीदेंगे तो कैसे? और संपत्ति सिर्फ खरीद के छोड़ देंगे। जब वहाँ पर बसेंगे तो कुछ काम भी करेंगे, खाए पिएंगे कैसे? पेट का दाना पानी कैसे चलेगा? तो कुछ व्यापार ही करेंगे, ठीक ना। तो मतलब एक के बाद जो है वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, क्लियर। चलिए, अब इतना सारा समझने के बाद देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीजें जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला कि एकता और अखंडता को जो है वो, हमारा देश की कोई एकता और अखंडता को कोई जो है वो चुनौती नहीं दे सकते हैं, मतलब तोड़ नहीं सकते। जैसे हम लोग यहाँ पर था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब अभिव्यक्ति की, जब हम लोग आज़ादी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग कि मतलब देश के खिलाफ हम लोग कुछ ऐसा नारा, जैसे देखिए आप लोग सुने होंगे एक बार कि असदुद्दीन ओवैसी का जो भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे कौन किस पर भारी होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये देश की अखंडता और एकता के खिलाफ था। हो सकता था कि देश में दंगे फसाद बढ़ सकते थे। तो ये जो है वो हमारा संविधान इसमें से हम लोग को ये इजाजत नहीं देता है, क्लियर। सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होगा तो सुरक्षा को जो है वो हम लोग ताक पर नहीं रख सकते हैं। पहला एकता और अखंडता, दूसरा सुरक्षा को हम लोग मुद्दा ताक पर नहीं रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बॉर्डर वाले एरिया में, कहाँ पर गलवान में लड़ाई हो रहा है, कहाँ पर पेंसो लेक में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला एरिया में आप नहीं जा सकते, नहीं तो वहाँ जाइएगा तो फिर सेना थोड़ देगी। अब ये नहीं कहिएगा वहाँ जाने के बाद कि हमको घूमने की स्वतंत्रता है, मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं, वहाँ पर फिर थोड़ा आइएगा। हम लोग पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभा करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं करेंगे कि हम लोग मतलब रोडी को जाम कर देंगे या फिर कहीं पर जो है वो मेन रोड कहीं पर पूरा भीड़ लगा के वहीं पर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं हम काम कर सकते जहाँ पर किसी पब्लिक का जो है वो उनके भी फंडामेंटल राइट्स का वहाँ पर उल्लंघन होता हो। उसके बाद किसी के मॉरल वैल्यू को हम लोग नहीं गिरा सकते हैं, मतलब किसी का मान सम्मान को नहीं गिरा सकते हैं। जैसे देखिए, आप लोग सुने होंगे अक्सर कि जब उद्धव ठाकरे जो है, आप लोग जब सुशांत सिंह राजपूत का जब डेथ हुआ था उस समय आप सुने होंगे कि जो अर्नब गोस्वामी थे, मुझे ड्रग्स दो के टाइम में वो डायरेक्टली वो उद्धव ठाकरे का नाम ले लिए थे। और उसके बाद उद्धव ठाकरे को लगा कि इन्होंने हमारे मॉरल वैल्यू को गिलाया है, और लास्ट में उद्धव ठाकरे को जो था वो फिर ले गया था उनको, है ना, जेल में। आप लोग को पता होगा, पूरा केस देखे होंगे। तो मोरल वैल्यू को भी आप अपने बयान से किसी के मतलब मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, ठीक है।
आप कोई ऐसा भी काम नहीं करेंगे जिसमें से कोर्ट की अवमानना हो, मतलब कोर्ट की भी बेइज्जती हो। ठीक है, मान लेते हैं कि कोर्ट आपको कुछ ऐसा कहा है और कोर्ट फिर ऐसे मान लेते हैं, कर देते हैं, तो कोर्ट की भी अवमानना आपको नहीं करने के लिए मिलेगा। और लास्ट में विदेश संबंध, मतलब आप विदेश के साथ संबंध को भी खराब करने का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी गए थे अमेरिका, वहां पर हुआ था हाउडी मोदी, ठीक है, और फिर अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत में, वहां पर हुआ था नमस्ते ट्रंप, ठीक है, स्टेडियम में। अब मान लेते हैं हम लोगों को क्या है कि घूमने की स्वतंत्रता मिल गया है, मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि अगर जहां से डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे तो हम रोड पर चल जाते और बैठ जाते और कहते ट्रंप, मतलब उनके प्रति हम जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते, तो क्या होता, हमारे देश का रिलेशन और अमेरिका के देश के रिलेशन, दोनों के देश के बीच का जो रिलेशन होता है वो खराब हो जाता है, ठीक ना। तो मतलब विदेश के साथ जो संबंध होगा, इन संबंधों को भी सुधारने का काम होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है कि ताकि हमारे विदेश के साथ हमारा जो है वो किसी भी तरीके का संबंधों को बिगाड़ने का काम हो। नहीं तो वैसे परिस्थितियों में आपका युद्ध जितना भी सारा जो मैंने आपको बताया ना, ये सारा घटा दिया जाएगा और थुराइएगा वो अलग से, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है, ठीक है। 19 तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। देखिए अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, इसको ना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग को बहुत पर जब केस वेस आप लोग के यहाँ पर होता होगा तो आप लोग डर जाते हैं, ठीक है। इसमें से वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए सबसे पहले इसमें से अनुच्छेद 20 में मेनली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस की गई है, ठीक ना। और वो तीनों चीज़ें आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियरली समझाएंगे। पहला है अपराध के समय का कानून। अपराध के समय का कानून, जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी अगर 2021 में भी जो है वो मान लेते हैं कि किसी के साथ अगर बलात्कार करता है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि किसी का जो है मर्डर कर दिया, ठीक। अब अभी मान लेते हैं कि उस मर्डर करने के लिए 10 साल की सजा है। एग्जाम्पल के लिए हम उदाहरण मान रहे हैं कि 10 साल के लिए मान लेते हैं कि मर्डर कर दिया तो उसके लिए 10 साल की सजा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जब उसको पुलिस पकड़ के ले गई, कोर्ट में केस चला, उसको सजा हुआ, तो मान लेते हैं कि सजा होते होते जो है वो 2030 पहुंच गया, ठीक। और उस समय मर्डर करने की जो सजा होगी सो अगर मान लेते हैं कि उसको हो जाएगा वो 20 साल, ठीक ना। तो उस समय जो अपराधी होगा उसको 20 साल वाला जो है ना वो जेल नहीं होगा, ठीक है, या फिर 20 साल की उसको सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब जज बोलेंगे कि देखो तुम 2021 में जो था वो मर्डर किया था, उस समय 10 साल की सजा थी, 2030 में तुमको सजा सुना रहे तो 20 साल की सजा भी हो गई है, क्योंकि उसमें से गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम उसमें कानून में जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन करती ही रहती है। अब वहां पर जो अपराधी होगा वो जज से कहेगा कि नहीं जज साहब ऐसा नहीं है, हमारा जो अनुच्छेद 20 का जो पहला भाग है वो क्या बोलता है कि अपराध के समय का कानून मिलेगा। मतलब हम जब अपराध किए थे 2021 में ना, तो उस समय कितना हमारा जो अपराध के बदले कितना दंड था, तो वो वाला हमको दीजिएगा, ना कि 2030 में जब हमको सजा सुनाया गया उस समय कर दीजिएगा। तो जब अपराध किया था तो उस समय 10 साल सजा थी, ठीक ना, तो वो 10 साल का हकदार होगा। ये ऐसा नहीं कि 2030 में आने के बाद वो 20 साल का सजा का अगर प्रावधान कर दिया जाएगा संविधान में, तो ऐसा नहीं कि उसको जो है वो 20 साल का जेल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय अपराध किए और उस समय क्या कानून था उसी के अनुसार हम जो होगा वो हम लोग सजा पाएंगे। ऐसा नहीं कि बाद में जो होगा उसको अनाप शनाप बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा, तो उसके अनुसार नहीं, अपराध कब किया उस सजा के अनुसार जो होगा वो तुमको थोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा होता है एक अपराध की एक सजा। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लोग कई बार मूवी में सुनते होंगे ना कि मूवी में हीरो लोग क्या बोलता है कि एगो का मर्डर करें या दो का मर्डर करें सजा तो उतना ही होता है, सब चोटन झूठ बोलता है। देखिए क्या है, एक अपराध की एक सजा का मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक को गोली मार दिए तो एक उसका वो उसका केस हमारे ऊपर बनेगा, दूसरा का गोली मारे तो उसका भी केस हमारे ऊपर बनेगा। ऐसा नहीं कि एक को गोली मारे चाहे 5 को गोली मारे, ऐसा नहीं होता है। मूवी में सिर्फ बोलता है, झूठ बोलता है। देखिए यहाँ पर एक अपराध की एक सजा का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हम किसी को गोली मार दिया वो मर गया, ठीक है, हमको सजा हो गई 10 साल की। अब 10 साल के बाद जो हम निकल गए और जो हमको सजा सुनाया था ना हम उसी के सामने घूमेंगे, जज साहब हम ही थे। तो ऐसा नहीं कि फिर से हमको पकड़ के डाल देगा जेल में, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो अपराध किए थे उसके बारे में हमको सजा मिल चुका है। तो अब हमको वो फिर से जो है वो दंडित नहीं करेगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि लालू यादव के बारे में समझिए, चारा घोटाला इनका हुआ था कि नहीं। अब इनको जो है वो सीबीआई इनको पकड़ी और उनके बाद जो है वो कितना 1000 करोड़ रुपए जो खा गए मतलब चारा घोटाले में। अब उनको सजा हो गई, अब 2021 में छूट गए, तो क्या फिर से उनको उस चारा घोटाले के बदले में सजा होगा? तो नहीं। मतलब एक अपराध किए और एक अपराध के बारे में आपको एक ही बार सजा होगा, एक बार से ज्यादा बार आपको सजा होने वाला नहीं है, ठीक है। और तीसरा होता है खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं। मतलब आप लोग कई बार देखते हो कि जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो लोग डर जाते हैं कि पुलिस वाला कौन ची करते हो रहे। मतलब ऐसे क्या करेंगे, देखिए खुद के विरुद्ध गवाही कैसे नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग ना डर जाते हैं, मेनली 2 तरीके का जो होता है वो कस्टडी होता है, ठीक ना। एक पुलिस कस्टडी होता है, एक जुडिशियली कस्टडी होता है। देखिए पुलिस कस्टडी में जब आप रहिएगा ना तो पुलिस कूट काट के लतिया के थूर थार के जो होगा वो आपसे उगलवा लेगी, ठीक है। आपसे जो भी हो चीजें होगा वो सारा कुछ आपको जो है वो
लतिया लतिया के आपसे उगलवा लेगी, बहुत कूट काट के आपसे उगलवा लेगी। लेकिन जब आप जुडिशली कस्टडी में रहिएगा, ठीक ना, तो वहाँ पर जो होगा वो वैसा कुछ बात नहीं होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आप कोई क्राइम करते हैं ना और पकड़ा गए, ठीक, तो पुलिस, तो पता है आपको कि भारत की पुलिस और नहीं पिटाई तो हो ही नहीं सकता है। एकदम 110% एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि पक्का पिटाइएगा गलती कीजिएगा तो, और भारत की पुलिस नहीं पिटाई तो हो ही नहीं सकता है। तो इसमें से क्या है कि जब आप पुलिस वाला जब कस्टडी में रहिएगा ना, तो पुलिस तो पूरा पिटेगी, तो उस समय पुलिस के सामने आप कबूल कर लीजिए कि हाँ जो है हम तो किए थे, ठीक है, मार से बच जाइएगा। जब आप कोर्ट में जाइएगा तो वहाँ पर कह दीजिए कि जज साहब हम नहीं किए हैं, हमको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजिए, हमको जो है आप जुडिशली कस्टडी में भेज दीजिए। जेल के अंदर कौन से अपराधी आएंगे, कौन सा कैदी आएगा, कौन सा कैदी बाहर जाएगा, ये सारा का जो सारा काम होता है वो जज का होता है। जेलर तो बस वहाँ पर एक रखवाली करता है, जेल के अंदर कौन आएगा, जेल के बाहर कौन जाएगा, ठीक ना, ये सारा का सारा काम करने का जो काम होता है वो जज का करता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती है, ठीक ना, अपने आप के खिलाफ जो है वो गवाही देने के लिए बाद ही पुलिस आपको नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यही था तीसरा कि खुद के विरुद्ध जो है वो गवाही देने के लिए बाद ही हम लोग को नहीं किया जा सकता है। देखिए अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 21 में, देखिए क्या क्या कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं देही की स्वतंत्रता, मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पर एक लाइफ के बारे में आपको बताया गया और एक दूसरा आपको पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया गया, ठीक ना। लाइफ में क्या क्या चीज आएगी, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना बताया था कि हमारा जो अनुच्छेद 20 और 21 है, उस अनुच्छेद को किसी भी स्थिति में हम लोगों से छीना नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार कौन छीन लेगा, कोई नहीं छीन सकता है ना। चाहे तो देश में आपातकाल की स्थिति हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह का देश में स्थिति हो, लेकिन हम लोगों से अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं छीना जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपसे कहेगा कि भारतीय संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 है। कुंजी किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का, तो प्रस्तावना है, ठीक है। और जीवन जीने का अधिकार किसको कहा जाता है, कौन सा हम लोग को देता है आर्टिकल, तो वो अनुच्छेद 20 और 21 देता है, ठीक ना। क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे कि बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान का रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है, तो अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। मैंने आपको पीछे ही बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें से लाइफ के बारे में क्या क्या है, तो देखिए हमारा भारतीय संविधान ये कहता है कि हम लोगों को एक साफ सुथरा और शुद्ध पर्यावरण मिलेगा, ठीक ना, ये हम लोग का ये अधिकार है, ठीक है, हम लोग को ये मौलिक अधिकार है। अब आप लोग कई बार देखते होंगे कि जब आपका गाड़ी का पेपर, जब पॉल्यूशन का पेपर जब आप लोग का फेल रहता है ना, तो पुलिस क्या करती है, आपकी गाड़ी को पकड़ लेती है और बंद कर देती है थाना में। फिर आप अपना गाड़ी को फिटनेस टेस्ट दीजिए, पॉल्यूशन का पेपर बनाइए, अगर आपका गाड़ी अगर फिट है तो उसके बाद फिर अपने गाड़ी को छुड़ा करके वहां से ला सकते हैं, ठीक है, और फाइन भी भरेगी और लतियाएगी भी पुलिस। अब देखिए इसमें से क्या क्या है, तो पहला हम लोगों को पर्यावरण मिलना चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए, जो है वो हम लोगों को ये अधिकार है, ठीक ना। और इसी के तहत जो होगा वो पुलिस जो होगा वो गाड़ी वगैरह भी पकड़ लेती है, ठीक ना। कई बार देखते हैं कि लोग पानी को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देते हैं, ठीक ना, तो हम लोग को पर्यावरण के साथ साथ हम लोग को हवा भी वैसा चाहिए, है ना। मान लेते हैं कि कोई अगर गाड़ी बहुत धुआं जनरेट कर रहा है तो क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट में बहुत सारा जो होगा हमारा पर्यावरण में धुआं फैल जाएगा, फिर हम लोग सांस लेंगे तो हम लोग को बीमार हो जाएंगे, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इसलिए वैसे स्थिति में वहां पर किया जाता है। दूसरा यहाँ पर एक बात आती है कि आत्महत्या, ठीक ना, हमारा जीने का जो अधिकार है ना वो हमारा संविधान हमको देता है, ठीक ना। आत्महत्या का जो है वो अधिकार हमारा संविधान हमको नहीं देता है। अनुच्छेद 20 और 21 जो होता है, हम भी मैंने आपको बताया कि वो जीने का अधिकार देता है। तो इसमें से 21 में देखिए वो कह रहा है कि लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी, मतलब इसमें से आत्महत्या अगर आप करते हैं, ठीक ना, अगर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, ठीक ना, और अगर मर गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर किसके ऊपर केस होगा, केस तो किसी के ऊपर नहीं होगा। लेकिन सुसाइड कर लिए, मान लेते हैं कि अगर आप टंगा गए, ठीक ना, और अगर आप बच गए, तो बचने के बाद पुलिस आएगी और इतना धोएगी ना, सीधे कहेगी कि हमारा जो अनुच्छेद 21 है वो हम लोगों को जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता है, ठीक ना। तो उस समय अगर आप आत्महत्या का अगर आप कोशिश करते हैं, मतलब अगर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, तो आईपीसी की धारा 309 के तहत जो होगा वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आईपीसी की धारा मतलब इंडियन पिनल कोड की धारा 309 के तहत आत्महत्या को अटेम्प्ट करने पर जो होगा वो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। इसमें एक मामला आया था कि दिल्ली में एक बार ना एक लड़की का ऐसे कुछ रेप वगैरह हो गया था, तो लगभग वो लड़की जो थी वो इतना सदमे में चली गई थी, वो कोमा में चली गई थी, ठीक है। और कोमा तो आपको पता है कि वो आदमी जिंदा होता है, वो सब कुछ देख सकता है, बट उसका शरीर में किसी भी तरह का हलचल नहीं होता है। उसका जो वकील थी, जब वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का जब पिटीशन फाइल किया गया कि इस लड़की को जो है वो कोमा में, अब ये लड़की है तो अब इसका रहने से कोई फायदा नहीं है, इसका बस जिंदगी ऐसे चल रहा है, पेरेंट्स को भी दिक्कत है, तो इसके लिए एक जो संविधान होगा या फिर कोर्ट जो होगा एक ऐसा हम लोग को आदेश दे जिसमें से इन लड़की को कोई वैसा इंजेक्शन, पॉइजन का या जहर का कोई इंजेक्शन वगैरह जो है वो दे दिया जाए, ताकि इस लड़की को जो है वो इस जीवन से छुटकारा मिल जाए, ठीक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट आया था कि हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हम किसी को जीवन जीने का अधिकार देते हैं, जीवन छीनने का अधिकार हम लोगों को किसी के पास नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब ये पहली बार माना था कि नहीं, ये चीजें होनी चाहिए कि जब वैसी परिस्थितियां होती है, ठीक ना, कि जब कोई आदमी को
मतलब उतना सारा जब वो फंस चुका है अगर वो प्रॉब्लम्स में, तो उसके बाद उसको जो है वो अपना प्राण को त्यागने का अधिकार मिल सकता है, ठीक ना। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 4 या 5 डॉक्टरों की मेडिकल टीम जो होगी वो एकदम लिखित में दे कि ये आदमी को अब जिंदा रहने का जो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है और ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप अधिकार जो होगा वो मतलब खुद से, जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं, ठीक ना, वो आप जो है वो कोर्ट से मांग सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो देखिए आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो होगा हम लोगों को स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखती है। जैसे देखिए आप लोग देखते होंगे कि इसी के तहत जो होगा वो हमारा लाइफ के अंदर ही हम लोग को स्वास्थ्य हम लोग का अच्छा होना चाहिए, हम लोग का अधिकार है। तो कोरोना के टाइम आप लोग देखे होंगे गवर्नमेंट सबको इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके सबको जो है ट्रीटमेंट करी है, वैक्सीन दे रही है। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो का वैक्सीन मिलता है, खसरा का वैक्सीन मिलता है और भी बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, ठीक ना। तो ये सारे के सारे जो है वो स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद बात करते हैं नींद की, ठीक ना अभी जो है, ठीक ना, वो हम लोगों का एक अधिकार है, ठीक ना। आप लोग को पता होगा कि बाबा रामदेव का जब केस हुआ था, जब दिल्ली पुलिस जब उनको उठा के ले गई थी, ठीक ना, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये स्टेटमेंट में कहा था कि आप कोई आदमी सोया है तो आप उनको जो है वो उस समय जबरदस्ती जो है वो उठा करके नहीं ले आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब नींद लेना हम लोगों को ये भी हमारा एक अधिकार है, ठीक ना। अब आप लोग घर में अगर कोई उठा देते हैं सुबह सुबह, तो आप इसका मतलब ये मत बोलिए कि हम भी वहाँ पर नींद लेने का अधिकार फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें से ये तो लाइफ की बात कर ली है, अब हम लोग इसमें से बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की, ठीक ना। पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है कि हमारा क्या क्या लिबर्टी अपना होगा। तो पहला एकांत एवं विदेश यात्रा। जैसे कई बार आप लोग देखते होंगे कि जब लोग टेंशन में रहते हैं ना तो एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, मतलब अकेला सुनसान जगह में गए और जाके बैठ गए, ठीक ना। वहाँ पर जाते हैं अपना जो भी रहता है करते हैं, जब बहुत लोग टेंशन वगैरह में होते हैं तब। उसके साथ साथ विदेश यात्रा। विदेश यात्रा जो है वो हम लोगों का एक राइट है। अब इसके बारे में हम लोग को एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे देखिए आप लोग को पता होगा मेनका गांधी के बारे में नाम, ठीक है, मेनका गांधी के बारे में, संजय गांधी की वाइफ, ठीक है, मेनका गांधी के बारे में। तो मेनका गांधी के ऊपर जब मुकदमा चल रहा था तो उस समय जो पासपोर्ट था ना, वो सरकार के द्वारा मेनका गांधी के पासपोर्ट के ऊपर जो है वो रोक लगा दिया गया था, मतलब उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था। अब मेनका गांधी जो है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। वहां बोली कि देखिए ये जो है वो हमारा जो है वो पर्सनल लिबर्टी का हनन हो रहा है, मेरा हमारा ये मौलिक अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना स्टेटमेंट में कि नहीं, आप किसी का जो है वो एकांत के साथ साथ विदेश यात्रा का भी जो है वो लोगों को छूट मिलता है और विदेश यात्रा जो है वो मेनका गांधी को करने का अधिकार है। तो इसलिए आपको जो होगा वो उनकी पासपोर्ट को जो है वो जो है इशू करना पड़ेगा। अब पासपोर्ट क्या होता है, देखिए जब आप मान लेते हैं कि अगर आप भारत से अगर आप अमेरिका गए या जापान गए, ठीक ना, तो यहाँ की गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि वहाँ मेरा आदमी, मेरा जो देश का जो आदमी है, मेरा देश का जो नागरिक है वो दूसरा देश में कितना गया है। तो हमारा देश जिसको इशू करता है उसको पासपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि अब दूसरे के यहाँ जब जाइएगा तो अपने मन चल जाइएगा कि परमिशन लीजिएगा। तो जब दूसरा देश के यहाँ जब जा रहे हैं तो पहले आप उस देश से परमिशन मांगते हैं ना जी। तो जो देश जो परमिशन देता है, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं वीजा, ठीक ना। मतलब जब आपको अपना देश दे तो वो है पासपोर्ट और जब दूसरा देश दे तो वो है आपको वीजा। क्लियर है तक? चलिए अब हम लोग इसमें से देखते हैं कि तीसरा चीज जो था, दूसरा चीज जो है वो निजता, मतलब प्राइवेसी का अधिकार। देखिए अब बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि प्राइवेसी के बारे में नहीं देखते हैं कि पासवर्ड वगैरह के बारे में जो होता है वो बहुत सारी चीजें चलती रहती है। देखिए अब इसका एक मामला जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत हंसी वाला गया था कि एक बार ना दिल्ली की एक लेडी थी, वो ना रात में किसी से चैटिंग कर रही थी, ठीक ना, मतलब बात कर रही थी, और उनका हस्बैंड देख लिया। अब बोले रे क्या से बतिया रही है। अब वो तुरंत मोबाइल अपना बंद कर दी। पासवर्ड पूछा उसका हस्बैंड तो नहीं बताई। हस्बैंड ने उसका जो है वो कुछ बोला होगा। उसके बाद फिर वो तुरंत चल गई सुप्रीम कोर्ट और कहने लगी कि ये जो है वो हमारा जो है वो निजता, मतलब ये हमारा प्राइवेसी है, ठीक ना। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट का पता है स्टेटमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम लोग किसी की प्राइवेसी में, मतलब निजता में जो है हम लोग किसी का इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। और उसके बाद वो औरत को जो है वहाँ पर जीत मिल गया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और तीसरा है एडल्ट्री। जब आप लोग को पता है कि आईपीसी मतलब जो इंडियन पिनल कोड है वो 1860 में लाया गया था। इसमें एक जो था वो एक धारा थी 497। इस 497 में पता है क्या कहा गया था कि मान लेते हैं कि किसी लेडी का अगर शादीशुदा कोई है ना और उसके साथ अगर कोई व्यक्ति उसके पति के परमिशन के बिना अगर उसको छेड़ता है या फिर अगर उसके साथ वो संबंध बनाता है, ठीक ना। अब पति थोड़ी ना किसी को छेड़ने का परमिशन देता है, क्या कहेगा हमारा वाइफ पे लाइन मारो। अब ऐसे तो नहीं ना बोल सकता है। देखिए तो मतलब उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी के पति के परमिशन के बिना अगर कोई पुरुष अगर किसी महिला को छेड़ता है या फिर अगर उसके ऊपर वो शारीरिक संबंध बनाता है तो इसमें से वो औरत की कोई गलती नहीं होगी, वो सिर्फ उस पुरुष का गलती होगा जो उसके साथ आया है, ठीक, मतलब वहाँ शामिल हुआ है। अभी कहाँ तक शायद है भैया, अब जब तक राजी नहीं हुआ तब तक क्यों, तो फिर लास्ट में जो है ना इस कानून को जो है वो हटा दिया गया, ठीक है। और इसमें से ये कहा लास्ट में इसमें से जो है वो कह दिया गया कि लोगों को मानना होता है कि नहीं लड़की लोग लेडीज लोग का कुछ नहीं है, सब लड़के लोग बदमाश होता है। ऐसा नहीं है भाई, दोनों का वहाँ पर राजी खुशी है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद लास्ट में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं,
अब जो है मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर अपनी पत्नी के ऊपर अगर इस तरह का कोई शक है तो वो जो है वो कोर्ट में इस चीज़ को एक मतलब बना सकता है मुद्दा, और उसके आधार पर वो जो है वो कोर्ट से अपना तलाक को वो ले सकता है। देखिए अनुच्छेद 21 जो है ना, वो अनुच्छेद 21 तो मैंने आपको समझा दिया। अब अनुच्छेद 21 में जो है ना वो अनुच्छेद 21 का 21A कर दिया गया। देखिए यहाँ पर ये बहुत लोग ना यहाँ पर छोटा वाला ए लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन छोटा वाला ए नहीं, ये बड़ा वाला ए है। बड़ा वाला ए का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक ना, या फिर बहुत सारे किताब वगैरह में या फिर बहुत सारे टीचर ने आपको का भी पढ़ के लिख के बताया होगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो बाद में जोड़ा गया, ठीक है। देखिए हम लोग का अनुच्छेद 21 का ए बोलता है कि हम लोगों को शिक्षा का अधिकार है, मतलब राइट टू एजुकेशन है, ठीक ना, क्योंकि लोगों को ना बहुत बार लगा कि हम लोगों के यहाँ पर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, ठीक ना, और लास्ट में जो है वो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। कितना में किया गया था? 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, और जिसके तहत जो है वो ये डिसाइड किया गया कि कम से कम 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, कितने साल तक 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को जो होता है वो शिक्षा का जो अधिकार है वो एकदम कंपलसरी है। उस एज में किसी भी बच्चे को आप कोई ढाबा के या फिर कोई भी गाड़ी धोने वाला जो गराज होता है वहाँ पर, कोई होटल में, कोई बैंगल शॉप है तो चूड़ी वगैरह बनाने में, छोटा मोटा फैक्ट्री वगैरह में आप नहीं रख सकते हैं, तो जो है वो आपके ऊपर चाइल्ड लेबर के तहत जो होगा वो आपके ऊपर केस किया जाएगा, और जो मालिक होंगे वहाँ पर उनके ऊपर जो होगा वो कानूनी कार्रवाई को किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन मतलब शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार होता है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का पार्ट ए देता है। क्लियर है तक? इसमें से ये कहा गया है कि देखिए सरकार जो आखिर ये बच्चे जो होंगे, जो गरीब घर के बच्चे होंगे, कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, तो सरकार इसके लिए व्यवस्था करती है, लोगों को मिड डे मील देती है, मतलब मध्याह्न भोजन। थरिया लेके जाइए और वहाँ पर खिचड़ी मिलेगा, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। आपको ड्रेस मुहैया करवाई जाती है, जूता दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट हर तरीके से वहाँ पर जो होता है वो सुविधा को वो करवाने का प्रयास करती है, ठीक है। सिर्फ टीचर जो होते हैं वो पेमेंट ज़्यादा लेते हैं और बाप की कुर्सी समझ करके तोड़ते रहते हैं, ठीक ना। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन का बात उठाती है तो भारत का एक बहुत बड़ा जो समूह है वो प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में आ जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर सरकार प्राइवेट करती है तो काम जल्दी होगा, कम पैसा सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल इस लीजिए, अब अगर आप बैंक जाते हैं, स्टेट बैंक जाइएगा, अब देखिएगा वहाँ के एक भी स्टाफ को ना तो तमीज से बात करने का ये होगा, ना तो वहाँ पर अगर आप एक खाता भी खुलाने जाइएगा ना तो आपको तो फॉर्म लेने में ही आपको 2 दिन लगा देगा, ठीक है। अब वही आप जाइए ICICI बैंक, एक्सिस बैंक चल जाइए, ठीक है, IDBI बैंक चल जाइए, तो जितने भी जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पर आप जाइए, एकदम आपके साथ अच्छे से बातचीत करेंगे, ठीक है। और अब मतलब आप सिर्फ फोटो अपना दे दीजिए, नाम लिख के दे दीजिए, साइन कर दीजिए, वो अपना सब कुछ अपना कर लेते हैं। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के मुद्दा जब भी गवर्नमेंट उठाती है तो भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो होता है उसके समर्थन में आ जाता है। उसके बाद जो है वो अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो कहता है कि देखिए अनुच्छेद 22 में हम लोगों को इसमें से 2-3 चीज़ को देख सकते हैं, ठीक ना, कि मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को अगर कोई गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो गिरफ्तार अगर किया गया है तो कारण क्या है। अनुच्छेद 22 कहता है कि हम लोगों को कुछ अधिकार है जानने का। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि पुलिस हमको गिरफ्तार कर ली, ठीक है, तो गिरफ्तार अगर कर ली है तो पुलिस क्यों हमको गिरफ्तार करी है, आखिर कुछ रीजन को बताइए कि नहीं बताएगी, क्यों गिरफ्तार करी है, ठीक है। तो हम लोग को रीजन जानने का इसमें से ये जो होता है वो मतलब राइट होता है। अगर गिरफ्तार कर ली है तो हम लोग का इसमें से एक ये भी राइट है कि हम लोग जो है वो अपने पसंद का वकील रख सकते हैं अपने तरफ से केस लड़ने के लिए, ठीक ना। अच्छा, ये वकील अगर मान लेते हैं कि अगर आप सक्षम नहीं है ना तो सरकार आपको वकील भी मुहैया करवाती है, लेकिन जो सरकारी वकील होते हैं वो उतने एफर्ट के साथ केस नहीं लड़ते हैं, और इसलिए जो होते हैं वो सरकारी वकील जब भी केस लेगा तो ज़्यादातर मामलों में उतना मन लगा के वो काम करता नहीं है, ठीक ना, क्योंकि सरकार तो उसका पेमेंट दे ही रहा है, आपको तो पता है सरकारी कर्मचारियों का हाल। तो इसलिए सरकारी वकील जब भी कोई केस लड़ते हैं तो ज़्यादातर केस होते हैं वो हार जाते हैं, ठीक है। तो पहला कि आपको जब आप गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार अगर आपको पुलिस करती है तो गिरफ्तार करने के टाइम में आपको जो है वो कारण जानने का अधिकार है। दूसरा कि आपको अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। और तीसरा कौन सा, तीसरा क्या होगा कि सबसे पहले कि 24 घंटे के अंदर जो होगा वो आपको पुलिस अगर थाना में 24 घंटे से ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है, ठीक ना, तो 24 घंटे के बाद जो होगा वो आप 24 घंटे में आपको जो होगा वो जो मतलब कह सकते हैं कि जो जज होते हैं या फिर जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास जो होगा वो पुलिस को आपको जाकर के पेश करना होगा, क्योंकि ये थाने में ना ये किसी भी मतलब अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति को थाने में 24 घंटे से ज़्यादा रखने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होता है। पहले इसमें बहुत होता था, लोगों को 2-2 दिन तक रख लेते थे, ठीक ना, लेकिन अब जो है वो हर जगह पर CCTV कैमरा वगैरह लग गया है, तो अब जो है वो लोगों को ये सब चीज़ें पता हो गई है, तो अब जो है पुलिस ज़्यादा मिसयूज़ कर नहीं पाती है, ठीक है। लेकिन इसमें से एक चीज़ ये है कि जो छुट्टी होगी, जैसे मान लेते हैं संडे का दिन है, ठीक है, ये नहीं जोड़ा जाएगा 24 घंटे के अंदर। रास्ते में जाने आने वाला जो समय होगा ये नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल के लिए कि किसी आदमी को मान लेते हैं कि आज हम 6 बजे गिरफ्तार किए शाम में, ठीक,
और कल शाम 6 बजे तक मेरे पास मौका है, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से निकले, मान लेते हैं कि हम यहाँ से निकले 5:30 में निकले, हमको लगा कि आधा घंटा में हम कोर्ट पहुँच जाएंगे, जाकर यहाँ पर मजिस्ट्रेट या जज के सामने इसको पेश कर देंगे। लेकिन रास्ते में लग गया जाम, ठीक है, और मेरा यहाँ पर बज गया 9 रात में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 24 घंटे से हमको ज़्यादा रख लिया, नहीं। तो रास्ते में ले आने वाला समय जो होगा वो काउंट नहीं किया जाता है और छुट्टी को भी काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पुलिस जो होती है वो इसी अनुच्छेद 22 के तहत जो होती है वो इनकाउंटर कर देती है। आप लोग को पता होगा कि यूपी में विकास दुबे, अमर दुबे का जो है वो इनकाउंटर कर दिया गया था। हालांकि योगी जी का तो बात ही अलग है, हम तो फैन हो गए उनका, गाड़ी पलटा देते हैं। तो कंपनी वाला भी डरता होगा कि मेरा गाड़ी में पता नहीं क्या फॉल्ट है जो गाड़ी उलट जाता है। देखिए आप लोग को बहुत पता होगा कि हैदराबाद में जो रेप वाला जो केस हुआ था, पुलिस ले गई, बोली भाग रहे दिखाओ, गोली शूट कर दी, बोलती कि भाग रहा था गोली शूट कर दी। खैर रेपिस्ट लोग के साथ ऐसा होना भी चाहिए, कभी कभी मिसयूज अगर हो भी जाए तो अच्छे चीज़ों के लिए हो रही है। उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, अरेस्ट क्या पुलिस कैसे कर सकती है, ठीक ना। आपको हाउस अरेस्ट कैसे कर सकती है, मतलब नज़रबंद कैसे कर सकती है। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 को हटाया गया था उस समय आप लोग देखे होंगे कि महबूबा मुफ्ती को, अमर अब्दुल्ला को, ये सब वहाँ के जो नेता थे, जो अलगाववादी नेता थे, उन सभी को जो है वो वहाँ पर कर दिया गया था हाउस अरेस्ट। और हाउस अरेस्ट में क्या होता है कि आप लोगों को आपका फोन लाइन काट दिया जाएगा, आपको सोशल मीडिया से दूर रख दिया जाएगा। मतलब एक घर के अंदर आप बंद रहिए, खाइए पिए, अपना मस्त रहिए, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों? ताकि देश में शांति को स्थापित किया जाए। धारा 370 हटाने के टाइम में अगर महबूबा मुफ्ती सबको अगर सरकार अगर वैसे खुले सांड की तरह छोड़ दी रहती ना, तो पता है वो लोग देश में तबाही मचा के रख देता। खून खराबा जम्मू कश्मीर में इतना होता जितना कि आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों के बयान इतने जहरीले हैं कि आप इसके लिए उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि कितना जम्मू कश्मीर की स्थिति खराब हो सकती थी, ठीक ना। तो इसलिए उन लोगों को जो होता था वो हाउस अरेस्ट के तहत कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कानून है, जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं रासुका की, ठीक ना। रासुका का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे कानून है, ठीक ना, जिसके तहत अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, ठीक है, तो वहां पर जो होगा वो आपको किसी भी तरीके का ये रीजन मांगने का आपको अधिकार नहीं होगा, या कारण आपको मांगने का अधिकार नहीं होगा कि क्यों गिरफ्तार किया है। आप वकील वहां पर नहीं रह सकते हैं, 24 घंटे के अंदर जो होगा वो आपको जो है वहां पर नहीं जो है वो पुलिस नहीं पेश करेगी। राष्ट्रीय कानून के अंदर मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर, ठीक ना। और भी कानून होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसमें से टाडा का कानून आपको पता होगा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी का जो कानून आया था, ठीक ना। इसको जो था खैर मिसयूज होने के कारण इसको 23 मई 1995 को इसको जो है वो हटा दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा, नजरबंद करने के टाइम में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को है ना निवारक निरोध कानून, देखिए निवारक निरोध कानून, जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रों का एक कानून है, ठीक है। तो निवारक निरोध कानून के तहत आप किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 3 महीने तक जो है वो नजरबंद कर सकते हैं। कितने महीने तक? 3 महीने तक आप नजरबंद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जो है वो स्थितियों को बिगाड़ सकता है, ठीक ना, तो उसके लिए आपको जो है वो एक कमेटी का गठन करना पड़ेगा। और उस कमेटी में हाई कोर्ट के कोई जज रहेंगे, या फिर हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज रहेंगे, या फिर एक वैसे जो उस अध्यक्षता करेंगे उस कमेटी को जो हाई कोर्ट के का जज बनने की उनमें एक योग्यता हो, ठीक ना। और जब वो ये रिपोर्ट पेश करेंगे कि नहीं इस आदमी को अभी भी इसको जो है नजरबंद में रखा जाए, तो उसके बाद फिर उस आदमी का जो टाइमिंग पीरियड होगा वो 3 महीना से बढ़ा करके उसको और ऊपर तक जो है वो ले जाया जा सकता है। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आपको सारी चीज़ इस तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।